कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिका से गुड न्यूज आई है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना की पहली ओरल दवा को मंजूरी दे दी है। वहीं यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी पैक्सलोविड को लेकर सकारात्मक एडवाइस दी है। इसे कोरोना से गंभीर बीमार लोगों को देने की हिदायत दी है। सबसे पहले आपको बताते हैं पैक्सलोविड है क्या। पैक्सलोविड कोरोना की दवा है। यह कोविड-19 की एक एंटीवायरल दवा है। इसे एचआईवी मेडिसिन रिटोनेविर की हल्की डोज के साथ दिया जाना है। इस दवा का 5 दिन का कोर्स होगा। हालांकि इस दवा को अभी तक इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। अब भारत में इस दवा को लेकर बात करते हैं। भारत में अभी इस दवा को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन भारत में कई ड्रग मैन्युफैक्चरर्स पैक्सलोविड के जेनरिक वर्जन को तैयार करने में जुटे हुए हैं। फाइजर ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ करार किया है। इस करार के तहत दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को इस दवा के प्रोडक्शन के लिए सब लाइसेंस दिया जाएगा। इस करार के जरिए ये दवा 95 देशों में पहुंचेगी। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि इस करार के बावजूद भारत में इस दवा को क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना पड़ सकता है। अमेरिकी सरकार इस दवा के एक डोज के लिए कंपनी को $500 यानी करीब 40,000 रुपए देगी। अब भारत में ये दवा कब पहुंचेगी और इसकी क्या कीमत होगी, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस दवा के आने से कोरोना की लड़ाई जरूर तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर तौर पर एक बड़े राहत की खबर है, एक गुड न्यूज है कोविड के, कोरोना के मोर्चे पर। लेकिन ये कितनी असरदार साबित होगी और क्या वाकई में कोरोना पर हम जीत पा सकेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पारस अस्पताल के श्वास रोग के प्रमुख डॉक्टर अरुणेश कुमार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुणेश, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो ये जो ऐतिहासिक ऐलान हुआ है पैक्सलोविड का, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी अच्छी खबर है। आई थिंक जब एंटीवायरल्स हमारे पास बहुत ही कम थे, जब हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव को देखा, एंटीवायरल्स हर समय में कुछ ना कुछ आए हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारे पास एंटीवायरल है। इससे पहले फेविपिराविर था, उससे पहले हम लोगों ने रिटोनाविर भी यूज किया था फर्स्ट वेव में जहां पे। लेकिन जब एक बार एंटीवायरल आता है, उसके बाद फर्दर स्टडीज होती हैं, तो मेजॉरिटी अभी तक बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहे। पैक्सलोविड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें एक निर्माट्रेलिविर और एक रिटोनाविर 2 चीजें मिली हुई हैं, और ये बेस्ड है एक स्टडी को जिसका नाम एपिक एचआर स्टडी बोलते हैं। बस अभी तक यही एक है जिसके बेसिस पे इसको यूएस एफडीए ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया। हालांकि अभी ये रैंडमाइज्ड ट्रायल थी, अभी और स्टडी होनी है। लेकिन अभी तक जितनी इसके बारे में पता ये है कि इस स्टडी में दिखाया गया है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड वाले मरीज को ये विद इन 5 डेज ऑफ सिम्टम्स दी जाए तो 88% हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है, जो एक बड़ा नंबर है। हम लोग कोविड में क्या चाहते हैं कि मरीज अगर माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में ही ठीक हो जाए, हॉस्पिटल आने की जरूरत ना हो और सीवियर कोविड ना हो, तो ये एक मेजर अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये हमारा एम होता है कोविड में। बिल्कुल। बट अभी तक के स्टडी के हिसाब से माना जाना चाहिए कि ये कारगर होनी चाहिए। बट एक बार जब ये आए मार्केट में क्लिनिकल यूज के बाद ही और फर्दर स्टडीज के बारे में पता चलेगा कि ऑन बिगर ग्राउंड ये दवाई कितनी कारगर होती है। बट सर, अभी जो रीसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग भी हुई है, जिसका जिक्र आपने भी किया बखूबी, मुझे बताइए कि इसमें ये काम कैसे करेगी। हम आपसे समझना चाह रहे थे क्योंकि आप श्वास विशेषज्ञ हैं। एचआईवी मेडिसिन रेटोनोवीर के साथ के कॉम्पोजिशन के साथ इसका इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा, हम इसलिए समझना चाह रहे हैं क्योंकि अब तक काफी सारी वैक्सीन हम ले रहे हैं। पहली वैक्सीन ली, दूसरी वैक्सीन ली, फिर बूस्टर शॉट की बात हो रही है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि क्या ये एक वन फाइनल सोल्यूशन की तरह काम करेगा। एंड उससे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हाउ डज इट अटैक द वायरस, और ये सिस्टम से उसको कैसे पूरी तरह से निष्क्रिय करता है। अच्छा, देखिए, वायरस जो है इसका एक प्रोटीन लेयर, जिसको हम लोग कोव-2 प्रोटीन कवर बोलते हैं, जो कि वायरस का मेन पार्ट होता है। समझो कि वायरस का न्यूक्लियस है, जो मेन पार्ट होता है वायरस का।
जो निर्माट्रेलिविर है, जो इसकी मेन दवाई है, वो इसके प्रोटीन को ये इनहिबिट करता है, मतलब इसको कम करता है, जिसके कारण वायरस का ग्रोथ रेप्लिकेशन रुक जाता है। वायरस जब किसी को इन्फेक्शन डालता है तो एक मेजर पार्ट वायरस के साथ होती है, ये रेप्लिकेट करना शुरू होता है, ये अपने नंबर में बढ़ता है। इस रेप्लिकेशन को ये निर्माट्रेलिविर जो है वो रोकती है। रिटोनाविर निर्माट्रेलिविर के ब्लड लेवल को बढ़ाता है, मतलब इस दवाई को ज्यादा देर तक हमारे शरीर में ये दवाई रहे, इसमें रिटोनाविर मदद करता है। ये एंटी HIV ड्रग है, लेकिन यहाँ पे इसका काम है निर्माट्रेलिविर के प्रेजेंस को ब्लड में थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करे, ताकि इसका एक्शन सस्टेन्ड हो। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आपने पूछा क्या ये वैक्सीन की जगह ले सकता है? आंसर है नहीं। ये दवाई वैसे लोगों के लिए है जिनको सिम्टम्स हैं, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, और जिनका RT-PCR पॉजिटिव, और जिनके सिम्टम्स 5 दिन के अंदर में ये दवाई अगर दें तो इससे कारगर होने की चांस ज्यादा है, इस स्टडी के हिसाब से, एपिक एचआर स्टडी के हिसाब से। वैक्सीन का इंपॉर्टेंस है प्रिवेंटिव। ये ऐसे लोगों के लिए है कि उसको अगर एक तो कोविड ना हो कोशिश करें, और अगर कोविड हो तो उसको सीवियर कोविड ना हो, तो ये वैक्सीन का रोल है। तो आई थिंक वैक्सीन की जगह अभी भी कायम है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। लेकिन चूंकि अब हम लोग ओमिक्रॉन में बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का, जहां पे कि ऐसे लोग जिनको कोविड वैक्सीन लगे हुए हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जिनको वैक्सीनेटेड भी है फिर भी कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, उसमें इस दवाई पैक्सलोविड का रोल है। खास करके तब जब को माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में हो, सीवियर कोविड में होगा फिर भी इसका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर जल्दी, इसे आपके माध्यम से मेरा संदेश होगा कि अगर किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उनको फीवर हो रहा है, सिम्टम्स अबेट नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कोविड जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि एज लॉन्ग एज हमें कोविड जांच नहीं होगी, RT-PCR नहीं होगा, तो हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। नहीं सर, ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि आपको जैसे ही फ्लू के सिम्टम्स दिखे, आजकल तो लोग आमतौर पे फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं तो भी समय समय पर अपना RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और उनको भी इस तरह के सिम्टम्स, खासतौर से ओमिक्रॉन के, हमने बहुत सारे विशेषज्ञों से बात की और उन्होंने कहा कि सिम्टम्स भी नहीं मिल रहे, बट दे आर टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि लोग अगर सतर्क रहेंगे और तुरंत अपना टेस्ट करवा ले, तब जब ये दवा आएगी तो ये काफी कारगर साबित हो सकती है। अच्छा सर, मैं ये समझना चाह रही थी, हम नित नए वेरिएंट्स आते हुए देख रहे हैं। ओमिक्रॉन के 2-4 नए वेरिएंट्स की बात हुई, इससे पहले डेल्टा से हमारा सामना हुआ। तो मान लीजिए कि ये दवा अप्रूव हो जाती है, भारत आ जाती है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, तो क्या ये सभी तरह के वेरिएंट्स पे कारगर होगी? देखिए, जो स्टडी एपिक एचआर स्टडी है, उस समय में ओमिक्रॉन का पता नहीं था, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्टडीज हैं, प्रीडेट करती हैं। ये तो अभी कुछ हफ्तों में आई हैं, ये ओमिक्रॉन के बारे में पता चला। माना जाना चाहिए कि वी होप वेरी मच होप, क्योंकि हर एक जो वेरिएंट होता है उसका प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन्स उसमें होते ही हैं। तो मान के चलें कि अगर सिग्निफिकेंट, हमारे पास इसकी स्टडी अभी तक नहीं है कि स्पेसिफिक ओमिक्रॉन में ये कितना कारगर होता है, लेकिन अभी अभी हम लोग मान के चलें कि अगर ये डेल्टा में काम कर रहा है तो ये कुछ, आई एम श्योर कि ये थोड़ी सी इफेक्टिव होगी, लेकिन इसका पता तभी चल पाएगा जब इसके बारे में हमें थोड़े से और डेटा मिले, क्योंकि अब ओमिक्रॉन के नंबर्स आपको जैसे पता ही है कि हर जगह यूरोप में बढ़ रहा है, अमेरिका में बढ़ रहा है, भारत में हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े हैं कहीं भी बहुत ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ केसेस उसके रेशियो में हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो ये दवा जैसे बताया भी गया है, इसका यूएस FDA ने बोला है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट के ही केसेस में दिए जाते हैं। तो एक बार जब इस पे यूज होगा तो हमारे पास डेटा आएंगे कि ये हॉस्पिटलाइजेशन को कितना प्रिवेंट करता है। बट बेस्ड ऑन जो अभी की स्टडी है एपिक एचआर, उसमें 88% इन्होंने दिखाया है कि हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है। ओके सर, एक और सवाल, अभी तक तो लगातार कहा जा रहा है कि 12 साल से ऊपर के जो लोग हैं या बच्चे हैं उनको ये दिया जा सकता है, क्योंकि अभी भारत में बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। अगर इस दवाई का आगमन पहले हो जाता है तो क्या बच्चों को भी ये सेफली एडमिनिस्टर किया जा पाएगा? नहीं, इसकी जो यूएस FDA ने जिसको लाइसेंसिंग दी है वो सिर्फ 12 साल से ऊपर की है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जब तक स्टडी नहीं होगी तो ये बच्चों के लिए अभी रिकमेंडेड नहीं है।